नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में आज तड़के 4:30 बजे अज्ञात हमलावरों की फायरिंग में सेना के 4 जवानों की मौत हो गई। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हमलावर किधर से आए। मारे गए चारों जवान सेना की आर्टिलरी यूनिट के थे और जब उन पर हमला हुआ तो वो सो रहे थे। फायरिंग के बाद हमलावर भाग निकले। इस घटना की एफआईआर के मुताबिक 2 हमलावरों ने मेस के बैरक इलाके के पास इस घटना को अंजाम दिया। ये दोनों ही हमलावर मास्क पहने हुए थे और कुर्ते पैजामे में थे। इनमें से एक के हाथ में इंसैस राइफल थी जबकि दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी थी। दोनों कहां से आए, कौन थे, इसके बारे में अभी जांच चल ही रही। ऐसा बताया जा रहा है कि वो हमला करके जंगल की ओर भाग निकले। जांच टीम को शक है कि हमले में इस्तेमाल हुई इंसैस असॉल्ट राइफल वही हो सकती है जो 2 दिन पहले गायब हो गई। इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन जी। राजीव रंजन, मैं आपसे सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि अब तक हमारे पास क्या समूची जानकारी है, क्या जानकारी। पहले राजीव रंजन जी के पास चले जाते हैं, उसके बाद हम जाएंगे अपने सहयोगी वेदांत के पास भी। राजीव जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अब तक आर्मी की तरफ से क्या जानकारी मिल पाई। देखिए, सेना की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सुबह 4:35 की घटना है। फायरिंग होती है बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में और उस फायरिंग में गोलाबारी में 4 जवानों की मौत हो जाती है। फायरिंग कौन कर रहा है, हत्या कैसे होती है, कौन लोग थे, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। बस इतना बताया गया है कि 4 जवान की मौत हो गई है। उसके बाद सेना का एक और बयान आता है। उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि 2 दिन पहले एक इंसास राइफल गायब हुई है और 28 जो है कारतूस उसमें से गायब हुए। यह भी जानकारी दी जाती है। इसके बाद सेना की ओर से एक और तीसरी जानकारी ये आती है कि इंसास जो राइफल्स है वो बरामद कर ली गई है और अब उसकी फॉरेंसिक जांच हो रही है। यानी उसके बाद पता चल पाएगा कि ये इंसास राइफल का इस्तेमाल जो है घटनास्थल पर हुआ था या नहीं हुआ था। दूसरी ओर अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस में जो एफआईआर दर्ज कराया है सेना के जो मेजर हैं आशुतोष, उनके जरिए जो दर्ज कराया गया उसके मुताबिक 2 नकाबपोश आदमी ने उस घटना को अंजाम दिया। बड़ा सवाल यह है कि 2 नकाबपोश आखिर कुर्ता पैजामा पहने हुए कौन थे? क्या सेना के अंदर का आदमी था? अंदर का आदमी था तो ये और खतरनाक है कि कोई आपस का ही आदमी है, या अगर कोई बाहर का आदमी आया तो भटिंडा मिलिट्री बेस जो पाकिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है वहां को बाहर का आदमी आया, इस तरह घटना का अंजाम दे जाए तो एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चूक है। माफ कीजिएगा। तो सेना का ये कहना है कि पूरे मामले की जांच चल रही है। सेना का आला अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, पुलिस मिलकर जांच कर रही है। उसके बाद ही सेना पक्के तौर पर इस बारे में बता पाएगी। सेना यह भी कह रही है कि ये पूरा जो मामला है बहुत संवेदनशील मामला है, इस कारण कोई अफवाह अटकलबाजी से बचने की सलाह दी गई है। जी राजीव रंजन जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इंतजार रहेगा कि जांच में क्या निकल करके सामने आता है। रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। 2024 के आम चुनाव में क्या विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की चुनौती से निपट पाएंगे? क्या विपक्षी तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनने से रोक पाएंगे? इसे लेकर सियासी कवायद तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने जहां 2024 में फिर मोदी सरकार बनाने के लिए कमर कस ली है, वहीं विपक्ष भी तिनका तिनका जोड़कर मुकाबले की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। आप जानते हैं कि बीच में तो एक झटका उनको लगा जब एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कुछ ऐसी बातें की जो कि बहुत ही साफ था कि वो कांग्रेस की लाइन नहीं। लेकिन अब उस इंटरव्यू के बाद तगड़ा झटका विपक्षी एकता को देने के बाद अब शरद पवार बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे विपक्षी एकता बनने की तरफ एक रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी जद्दोजहद में अब जेडीयू भी जुट गई। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने यह राय दी है कि मोदी की चुनौती से निपटने के लिए विपक्ष 1 सीट 1 कैंडिडेट OROC यानी कि एक विपक्ष एक सीट पर एक उम्मीदवार के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दे। अब आज मीटिंग भी हुई है विपक्षी दलों की और इस सिलसिले में कांग्रेस को
जैसे कि आप देख सकते हैं, मिलने आज तेजस्वी यादव भी आए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए। ये सारे लोग आज मिले हैं और इन्होंने ये बात सामने रखी है कि एक नींव रखी गई, एक शुरुआत की गई विपक्षी एकता बनाने की। नीतीश कुमार आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और आरजेडी सांसद मनोज झा के साथ दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे। ये तस्वीरें आपके सामने। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद भी वहां मौजूद थे। डॉक्टर नासिर हुसैन जो कि सांसद हैं कांग्रेस के, वो भी वहां मौजूद थे। 2024 के आम चुनावों में बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त विपक्ष खड़ा करने की रणनीति पर विचार करते हुए ये लोग दिखे। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला लिया गया कि कांग्रेस डीएमके और एनसीपी जैसे अपने गठबंधन सहयोगियों से बात करेगी, जबकि नीतीश कुमार उन दलों से बात करेंगे जो बीजेपी के विरोध में रहे हैं लेकिन कांग्रेस से भी बराबर की दूरी बनाए हुए हैं, जैसे कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति। सूत्रों के मुताबिक एक बार जब आम सहमति बन जाती है, एक मोटी मोटी सहमति बनेगी, तो बीजेपी के मुकाबले के लिए एक साझा रणनीति तब तैयार की जाएगी। तो उसका प्रयास आज हुआ है, उसकी शुरुआत आज देखने को मिली। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने बताया कि उनकी कोशिश अधिक से अधिक बीजेपी दलों को साथ लाने की है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि ये ऐतिहासिक बैठक थी और राहुल गांधी ने यह कहा कि बीजेपी के साथ लड़ाई विचारधारा की है, जिसे सभी विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे। तो जो ऑपरेटिव वर्ड है वो है मिलकर। कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। अभी कितने विपक्षी पार्टी एक साथ एक मंच मत समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे। हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और लल्लन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
अब कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलने पहुंचे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था और वादा अनुसार ये था कि जो जो पार्टियां दिक्कत कर रही हैं या जो कांग्रेस से थोड़ा सा बच के रहती हैं उनसे बात नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कर लेंगे। तो वो कार्रवाई शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल के साथ भी जैसे कि हमने आपको बताया वही दिक्कत है जो ममता बनर्जी और केसीआर के साथ। इन सभी नेताओं का अपने राज्यों में कांग्रेस से भी वैसा ही मुकाबला है जैसा बीजेपी से, और बहुत कटुता वाला मुकाबला है। केसीआर बाकी विपक्ष की एकता तो चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस से दूरी भी रखना चाहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कैसे इन दलों को कांग्रेस के साथ आने के लिए मनाया जाए। ये सभी दल कांग्रेस विरोध पर भी सत्ता में आए। वैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार की पहल कि वो साथ है। शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है, और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले, और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं, और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं, और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। अब आज देख लीजिए, बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं करना, एक लाइन में बता दिया कि हम लोग अब विपक्ष की एकता का यह रास्ता आसान नहीं होगा। मार्च के महीने में बंगाल के सागर दीघी विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल की हार के बाद ममता बनर्जी कह ही भी चुकी हैं कि टीएमसी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। और क्यों उन्होंने यह बोला है? क्योंकि उनका आरोप था कि इस उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। इस चुनाव में जीत कांग्रेस की हुई, जिसे लेफ्ट का समर्थन हासिल था। हालांकि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई विपक्ष की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के नेता भी पहुंचे थे, लेकिन पार्टी ने यह बात एकदम साफ कर दी कि सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पर साथ में आए हैं। इसका कोई अर्थ न निकाला जाए कि हम अब विपक्षी एकता और कांग्रेस पार्टी के साथ ही दिखेंगे। ये सिर्फ इस मुद्दे के लिए हम साथ में हैं। इन हालात में विपक्ष अपनी एकता कैसे सुनिश्चित करेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐसा हो पाएगा कि विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार खड़ा कर पाए और हम वापस उसी मुद्दे पर आ जाते हैं जो कि केसी त्यागी ने बोला था, जिसका जिक्र अभी शुरुआत में हमने किया था। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का यह कहना है कि विपक्ष को जीतना है तो इसी फॉर्मूले पर अमल करना पड़ेगा। उनके मुताबिक यह फॉर्मूला सन 77 यानी कि इमरजेंसी के एकदम बाद और सन 89 जहां पर कांग्रेस की सरकार गई थी और जनता दल की सरकार आई थी, वहां पर यह फॉर्मूला काम आया था। लेकिन आपको यह भी बता दें कि यह सरकारें 2-1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाई थी दोनों वक्त में। क्या 2024 में यह फॉर्मूला पहले तो बनेगा, फिर क्या यह चलेगा, और सबसे बड़ी बात, फिर क्या यह टिक पाएगा? क्या आज की परिस्थितियों का मुकाबला सन 77 और 89 की परिस्थितियों से किया जा सकता है या किया जाना चाहिए? यह भी एक सवाल है। आइए सुनते हैं केसी त्यागी क्या कहते हैं। अगर विपक्षी दल ये महसूस करते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, कम्युनल फ्लेयर अप हो रहा है, स्टेट सेंटर रिलेशनशिप खराब हैं, उनके साथ जुर्म जातियां दमन हो रहे हैं जैसे 77 में हुए थे, या करप्शन एक मुद्दा है, या जो जांच एजेंसीज हैं उनका रोल ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो इन सारे सवालों पर जो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा शिद्दत के साथ महसूस करेंगी तो 77 भी होगा और 89 भी होगा। और संकेत जी, मैं दोनों में रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 77 में बीजेपी भी साथ थी, जनसंघ भी साथ थी, समाजवादी भी साथ थे, और 89 में तो लेफ्ट और बीजेपी दोनों साथ थे, जनता दल बीच में था। लिहाजा अगर कोई व्यापक बड़ी एकता
बीजेपी जैसे बड़े संगठन के लिए और नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त नेता के लिए अगर कोई बननी है तो 1 अगेंस्ट 1 करना पड़ेगा, जो नीतीश का फॉर्मूला है। मैं उस दिन भी आपसे कहा था, फिर रिपीट करता हूँ, हमने 1 अगेंस्ट 1 का इंतजाम बिहार में कर लिया है। हमने आरजेडी से दोस्ती करी, 50 साल के रिश्ते हमारे कांग्रेस से खराब थे, वो हमने किए। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल और जीतन राम जी की पार्टी, अगर जो दल ईमानदारी से बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, पराजित करना चाहते हैं, तो नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 1 अगेंस्ट 1 है। तो 1 अगेंस्ट 1 यानी कि 1 सीट 1 कैंडिडेट, यानी कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के सामने समूचे विपक्ष का एक ही कैंडिडेट। ये 2 बार पहले हो चुका है, जैसे केसी त्यागी बता रहे थे। वो ये भी मानते हैं कि वो बहुत लंबा नहीं चल पाया। क्या 2024 में ये हो पाएगा? ये प्रैक्टिकल बात है। इसी मसले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर नासिर हुसैन। डॉक्टर हुसैन जो हैं वो इस मीटिंग के हिस्सा थे, ये जो आज बातचीत हुई। डॉक्टर हुसैन, आपकी बैठक हुई है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि 2024 के आम चुनाव में उसकी 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, 350 पार की भी बातें हो रही। उधर विपक्षी एकता की बातें भले ही हो रही हों, लेकिन एकता होती अभी दिख नहीं रही है, या उसके प्रयास लगातार दिखते हैं, फिर कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। जैसे कि शरद पवार के बयान आए, उसको लेकर के आप नाराज हो गए। ममता बनर्जी भी अभी तक आपके साथ नहीं आई हैं। केजरीवाल, केसीआर, ये कैसे साथ आएंगे? विपक्षी एकता की ये जो बात है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस पर क्या राय रखते हैं? नहीं, देखिए, इसमें दो पॉइंट्स मैं करना चाहूंगा। एक जो है, ऑलरेडी जो यूनिटी अपोजिशन की बन चुकी है। आप अगर पिछले 4-5 सेशंस अगर पार्लियामेंट के देखेंगे, लगातार 16, 17, 18 पार्टीज अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग में आते थे, ज्वाइंट प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते थे। ये सेशन पीक पे गया। इस सेशन में करीब 20 पार्टीज अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग में आते थे, लीडर्स की मीटिंग में आते थे, ज्वाइंट प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते थे, हाउस के अंदर ज्वाइंटली इश्यूज उठाते थे। बड़ा अच्छी वाइडर यूनिटी देखने को मिली। अब मुद्दा यह है कि जितने भी इश्यूज हम पार्लियामेंट के अंदर उठाए, वो अदानी वाला स्कैम हो, वो गरीबी वाला मामला हो, बेरोजगारी वाला मामला हो, चाइना वाला मामला हो, ये करप्शन वाले मुद्दे हो, ये तमाम मुद्दों को कैसा हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। पार्लियामेंट के हद तक तो यूनिटी बनी, अब लोगों के बीच में कैसा ले जाएंगे, लोगों को कैसा एजुकेट करेंगे। इस सरकार की अटैक्स ऑन डेमोक्रेसी है, मिसयूज ऑफ सीबीआई, ईडी, आईटी है, और किस तरह से ये लोगों को तंग कर रहे हैं, ये तमाम चीज को लोगों के बीच में ले जाने की बात है। तो कैसा इसको ले जाएं, एक। दूसरा जो है, चुनाव आ रहा है 2024 में, कैसा हम और ज्यादा से ज्यादा पार्टीज को इस सरकार के खिलाफ, इस प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के खिलाफ, कैसा हम एक लार्जर और वाइडर यूनिटी हम बनाएं, और कैसा अपने आप को पोजीशन बनाएं। खाली ये नहीं कि हम मोदी जी को डिफीट करना है या भारतीय जनता पार्टी को डिफीट करना है। हमारा मुद्दा यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बचाया जाए, हमारी जो व्यवस्था, प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था जो पिछले 70-75 साल से देश के लोग मेहनत करके जो बनाए, उसको कैसा हम बचाएं, और साथ ही साथ हम ट्रू डेमोक्रेसी को इन स्पिरिट एंड लेटर कैसा हम एस्टैब्लिश करें। इस विजन के साथ और दूसरे मुद्दों को उठाते हुए हम कैसा लोगों के बीच में जाएं और आने वाले चुनाव को कैसा अपने आप को पोजीशन करें, इसको लेके बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस बातचीत में मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी इसमें साथ में आएंगे, क्योंकि हर पार्टी को अब लग रहा है कि पहले देश के सामने, आवाम के सामने मुद्दा यह है कि हम पहले डेमोक्रेसी को बचाएं, संविधान को बचाएं, देश को बचाएं, फिर बाद में जो हम आपस में लड़ते रहेंगे, उसके बाद में आपस में इलेक्शन भी फाइट करेंगे, दूसरे स्टेट्स में अपनी अपनी पार्टी अपनी अपनी वजह की लड़ाई बाद में लड़ते रही। जी डॉक्टर हुसैन, देखिए ऐसा है कि अभी थोड़ी देर पहले केसी त्यागी जी से जब बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। वो कह रहे हैं ये जेडीयू फॉर्मूला, नीतीश फॉर्मूला है विपक्षी एकता के लिए, 1 सीट 1 उम्मीदवार, और ये अगर होगा तब हराना आसान होगा। क्या आपको लगता है कि विपक्ष इस पर राजी हो जाएगा, सब लोग एक साथ आ जाएंगे इस फॉर्मूले पर? नहीं, देखिए, अभी पहली बात तो आज पहली मीटिंग थी, प्रिलिमिनरी मीटिंग थी। पार्लियामेंट के अंदर तो बहुत सारे मीटिंग होते थे, लेकिन वो फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होती थी। ये पहली मीटिंग ऐसी थी, फ्लोर लीडर से उठ के पार्टी के लीडर्स के साथ में मीटिंग हुई। कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी मिलकर आज मीटिंग की, उसमें ये फार्मूला भी आया था। ये फार्मूला
मीडिया के थ्रू भी सुनने को मिला। अब जब दूसरे पार्टीज को हम मिलेंगे, दूसरे पार्टीज के लीडर्स के बातचीत होगी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी बात करेंगे, राहुल जी गांधी जी भी बात करेंगे, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, सारे जो है दूसरे पार्टीज को जब बात करेंगे, जब अलग अलग फॉर्मूला आएगा, क्योंकि अलग अलग पार्टी अलग अलग स्टेट में है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ नहीं आएंगे, ये सारे चीजों को देखने के बाद में सारे लीडर्स मिल बैठकर अलग अलग फार्मूला को वेव करेंगे। कौन सा फार्मूला हमें ज्यादा डिविडेंड्स दे सकता है, इलेक्टोरल डिविडेंड्स दे सकता है, कौन से फार्मूला से ज्यादा सीट हमें मिल सकते हैं और कौन से फार्मूला से हम भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे, उसको देखा जाएगा, बारीकी से एनालाइज किया जाएगा और जो मैक्सिमम इलेक्टोरल और पॉलिटिकल डिविडेंड्स हमें दे वो फार्मूला को अपनाया जाएगा। जी डॉक्टर हुसैन, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर आप इस फॉर्मूले को कितना सही और प्रैक्टिकल मानते हैं, ये 1 सीट 1 कैंडिडेट? नहीं, देखिए ये फार्मूला पहले ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसके बाद कई फार्मूले भी ट्राई किए थे हमने। 2004 और 2009 में हमें सफलता दूसरे फार्मूला से भी हमें मिली थी, लेकिन अब माहौल दूसरा है, पार्टियां दूसरे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जो एनडीए में थे वो पार्टियां निकल के बाहर आए, हमारे साथ खड़े हुए हैं, और बहुत सारे पार्टियां जो है जो हमारे साथ भी, यूपीए के साथ भी नहीं है, एनडीए के साथ भी नहीं है, अब उनसे भी बातचीत हो रही, तो वो इसमें ज्वाइन करेंगे नहीं ज्वाइन करेंगे। इन तमाम चीजों को देखने के बाद उस टाइम पे चुनाव के पहले ये तमाम पार्टियों, कितने पार्टी साथ में आएंगे, कितने इकट्ठा चुनाव लड़ने के लिए रेडी होंगे, कितने पोस्ट पोल, कितने प्री पोल के अलायंस के लिए रेडी होंगे, उसको देख के उस टाइम पे क्या रेलेवेंट होगा वो फार्मूला अपनाएंगे हम। चलिए डॉक्टर हुसैन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखना ये है कि कितने लोग इस फॉर्मूले में जुड़ते हैं, या जो भी फॉर्मूला होता है उसमें कितने लोग जुड़ते हैं। अलग अलग दल जो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबरी की दूरी बनाए रखे हैं, वो कितने लोग जुड़ेंगे ये भी देखते बनेगा। उधर बीजेपी के सामने अब पहली बड़ी चुनौती 10 मई को कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव की आ गई। बीजेपी के सामने यहां अपनी सरकार बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, और बीजेपी ने ही यहां अपनी लिस्ट सबसे अंत में जारी की। मतलब आप ये समझिए, जब सारी पार्टियां कर चुकी और अधिकांश सीटों पर वो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी, तो अब कल जाकर के बहुत सोच विचार के बाद मंगलवार रात 224 में से 189 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की, और जैसे ही लिस्ट जारी की तुरंत उस पर विरोध तेज हो। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर जैसे बड़े लिंगायत नेता का टिकट कटा, तो अब वो बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिया उन्होंने, और अपनी सीट से चुनाव हर हाल में लड़ने की बात कह दी। जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक चुनौती आएगी। आप सोचिए, चीफ मिनिस्टर रहा पुराना आदमी जो है, वो कह रहा है कि मैं तो लड़ूंगा, आप चाहे टिकट दें चाहे ना दें। अब सुनने में आ रहा है कि रिझाने की कोशिश हो रही है। 11 मौजूदा विधायकों के भी टिकट कटे। पहली लिस्ट में 52 नए चेहरे हैं। बताया जा रहा है कि टिकट बंटवारे में पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा खुश हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट कर लिया गया, बहुत सारे लोगों के जो बेटे हैं उनको अकोमोडेट कर लिया गया। वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बेटे को टिकट मिल गया। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही है। ऐसे में बोम्मई अपने आप को कहां पाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ा जाएगा, जैसे हर चुनाव लड़ा जाता है बीजेपी का। तो समस्या बीजेपी के लिए कर्नाटक में भी है। निहाल किदवई की रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही कर्नाटका में इसका विरोध होता दिखा। 11 मौजूदा विधायकों के टिकट कटेंगे तो हंगामा तो मचेगा। येदियुरप्पा, ईश्वरप्पा और अंगारा ने पार्टी आलाकमान की बात मानते हुए चुनावी राजनीति से दूर रहने का ऐलान किया है, लेकिन 67 साल के लिंगायत नेता जगदीश शेट्टर ने पार्टी आलाकमान की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। मैंने अपनी बातें व्यक्त की। एक वरिष्ठ नेता होने के नाते और पूर्व सीएम होने के नाते मैं चुनाव लड़ूंगा। वहीं हिजाब के खिलाफ मुहिम चलाने वाले उडुपी विधायक
रघुपति भट्ट को भी समझ में नहीं आ रहा कि संघ और पार्टी लाइन को आगे बढ़ाने के बावजूद उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया। जिस तरह से उन लोगों ने मेरे साथ व्यवहार किया है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। अब तक बीजेपी के किसी भी नेता ने मुझे कॉल नहीं किया। ये ठीक नहीं है। बीजेपी ने एक और एक्सपेरिमेंट किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ बीजेपी विधायक आर अशोक को टिकट दिया गया है। वो अपनी पुरानी पद्मनाभ नगर सीट के साथ साथ कनकपुरा से भी लड़ेंगे। अगर दोनों की तुलना करें तो जहां आर अशोक मरसू उपजाति के वक्कलिगा हैं, वहीं डीके शिव कुमार गंगा टकर उपजाति के वक्कलिगा हैं। कनकपुरा में मरसू उपजाति का वजूद न के बराबर है। कनकपुरा से बीजेपी कभी नहीं जीती, नहीं यहां बीजेपी का जनाधार है। 2008 से डीके शिव कुमार लगातार जीत रहे हैं और इससे पहले 1983 से जनता दल के उम्मीदवार यहां से जीतते थे। हम दोनों के खिलाफ जो भी उम्मीदवार उतारे हैं उनको हम शुभकामना देते हैं। कौन विख्यात और कौन है स्ट्रॉन्ग, ये तो चुनाव के नतीजे से पता चलेगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बीजेपी हम दोनों से बहुत ज्यादा भयभीत है, इसीलिए हम टारगेट कर रहे हैं। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार ओबीसी कुर्बा नेता सिद्धरमैया के खिलाफ लिंगायत नेता वी सोमन्ना को बीजेपी ने वरुणा से उतारा है, जहां अनुसूचित जाति के 47,000 वोटर्स हैं, अनुसूचित जनजाति के 30,000, कुर्बा ओबीसी 35,000, मुस्लिम 9,000, वक्कलिगा 21,000 और लिंगायत 52,000। 2008 से सिद्धरमैया लगातार अपना कब्जा इस सीट पर बनाए हुए हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। बीजेपी और जेडीएस ने साफ कर दिया है कि इन सबों के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे ताकि उन्हें चुनौती दी जा सके। जेडीएस अगर साझा सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कुमारस्वामी होंगे, ये भी तय है। लेकिन समस्या बीजेपी के साथ है। पिछले 2 दशकों के दौरान ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव से पहले बीजेपी के नेता ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री पद का संभावित उम्मीदवार कौन होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, बीजेपी जो है उसके साथ अभी ये हाल हो रहा है कि आप कर्नाटक में एक यूनाइटेड फ्रंट प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं अपनी ही पार्टी में, और ये एक समस्या है। पर वो इस समस्या से कैसे निपटेगी और क्या इसका चुनावी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बात। आइए अब बात करते हैं एक दोस्ती की, जिसका जिक्र आए दिन हो रहा है। दोस्ती अमेठी के मोहम्मद आरिफ और एक सारस क्रेन की। करीब साल भर पहले मोहम्मद आरिफ एक घायल नन्हे सारस को गांव में अपने घर ले आए क्योंकि वो जख्मी था। उसकी देखभाल की। उसके बाद सारस के साथ उनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती के चर्चे लोगों की जुबान पर चढ़ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्कूटर से कहीं जा रहे हैं, सारस पीछे पीछे चला आ रहा है। लेकिन पिछले महीने जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल होने लगी तो उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने सारस को आरिफ से अलग कर दिया। सारस को कानपुर के एक चिड़ियाघर के विशेष बाड़े में क्वारंटीन करने के लिए रख दिया गया और आरिफ पर वन्य जीव कानून के तहत एक केस दर्ज कर दिया गया। आरिफ कल कानपुर चिड़ियाघर गए अपने उसी सारस को देखने के लिए। क्वारंटीन का समय खत्म होने के बाद आरिफ को वहां जाने की इजाजत मिल गई। बाड़े में बंद सारस क्रेन आरिफ को देख करके कितना उत्साहित हुआ होगा, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हाँ। कि मतलब कूदे जा रहा है बाड़े के अंदर, पंख फड़फड़ा रहा है, यानी कि उसने पहचान लिया। आरिफ मायूस सा उसे बेचैन होकर फड़फड़ाते देखता रहा। वो कर भी क्या सकता था। जंगली पशु पक्षियों के लिए ये जो कानून है, वन्य जीव संरक्षण कानून, वो है ही ऐसा। आप एक वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड बर्ड को अपने घर में नहीं रख सकते, ये देश का कानून है। आइए आपको पहले ये बता दें कि कानून क्या है, क्योंकि हम इमोशनल हो जाएं, हम ये चीज सोचें कि कितनी अच्छी दोस्ती है, रहने देते क्या होता। ये बात तो सही है,
वो इमोशनल बात भी है और आरिफ बार बार ये कह रहे थे कि खोल नहीं सकते हो, उस वीडियो में सुनने में मिल रहा है कि थोड़ा सा खोल दीजिए देख लें। और फिर वहां पर जो अफसर थे वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा आप पास मत जाइए, वो पंख फड़फड़ाएगा तो कहीं दीवार से या मेटल से टकरा करके उसको चोट ना लग जाए। ये सारी चीजें होती। अब ये कानून क्या है आपको ये बता दें। इस कानून के तहत वन्य जीवों को जानबूझकर बचाने की कोशिश करने की इजाजत नहीं। इसकी वजह यह है कि ऐसे कई जानवरों को बचाने की जरूरत नहीं होती। जंगल का कानून उन पर लागू होता है। अगर कोई बड़ा जानवर किसी छोटे जानवर को मार रहा हो तो उसमें दखल देना भी गलत है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्यजीव संरक्षण कानून के सेक्शन 39 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को किसी भी वन्य जीव जो राज्य की संपत्ति है उसे अपने पास रखने, बंधक बनाने या उस पर नियंत्रण करने की इजाजत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहां पर वो कानून लागू होता है या नहीं, वो कानून देखेगा, लेकिन कानून क्या कहता है हम आपको वो बता रहे हैं। अब जैसे इस सारस के मामले में आरिफ ने क्या किया, वो घर में ले आया, तो कानूनी रूप से आप घर में नहीं रख सकते एक वाइल्ड एनिमल। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरिफ ने जो किया है वो गलत है या सही है, कानून पर छोड़ेंगे उस बात को, वो अलग बहस है। लेकिन हम बस इतना बता रहे थे कि कानून क्या कहता है। तो अगर कोई ऐसा करता है वो वहां संबंधित व्यक्ति को उस वन्य जीव को बचाने के 48 घंटे के भीतर करीब के पुलिस थाने या अधिकृत वन अधिकारी को बता देना चाहिए इस बात को। इसीलिए वन्य अधिकारी आए और इस सारस क्रेन को ले गए। वन्य जीव संरक्षण कानून के सेक्शन 57 यानी कि 57 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी वन्य जीव को बंधक बनाए, कानून बंधक शब्द का प्रयोग करता है, हम ये नहीं कह रहे हैं आरिफ ने बंधक बनाया, उसे नियंत्रण में करे या उसे अपने पास रखा पाया जाए, तो उस व्यक्ति को साबित करना होगा कि उसने ऐसा करके गैर कानूनी काम नहीं किया। इसका मतलब यह है कि बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि साबित करने की जिम्मेदारी उस संबंधित व्यक्ति पर हो, इस केस में आरिफ पर। अगर वो साबित ना कर पाए तो ये जो कानून है वो दोषी साबित कर सकता है। इस तरीके का कानून है, हमने सोचा आपको कानून बता दें। तो ये साफ है कि वन्य जीव संरक्षण कानून किसी भी व्यक्ति को किसी घायल जंगली पक्षी को राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की इजाजत के बिना लंबे समय तक अपने पास रखने की इजाजत नहीं पा सकता। कानून इजाजत नहीं देता। अब यहीं आरिफ जैसे मामलों में धर्म संकट पैदा हो जाता है, जहां मानवीय आधार पर आरिफ ने इस सारस को बचाया था। इंडियन एक्सप्रेस में जे माजुमदार ने अपने आर्टिकल में यह लिखा है कि 1861 यानी कि 1861 में ब्रिटिश पक्षी विज्ञानी LH इर्बी ने अवध में सारस क्रेन का अध्ययन किया। इतने पहले उन्होंने लिखा कि सारस क्रेन के बच्चों को आसानी से पाला जा सकता है, उनका उस व्यक्ति से लगाव हो जाता है जो उन्हें खाना खिलाता है या पालता है, जैसे कि किसी कुत्ते से हो जाता है। तो सारस क्रेन जो है वो इंसान से लगाव कर लेते हैं अगर उन्हें पता चल जाता है कि आप उन्हें खाना खिला रहे हैं। पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाले ऑस्ट्रेलिया के जूलॉजिस्ट लॉरेंस कॉनरैड ने यह बताया है कि ऐसे पक्षी जो पूरे पंखों के साथ अंडे से निकलते हैं वो तुरंत चलना शुरू कर देते हैं और वो बड़ी तेजी से उनके करीब हो जाते हैं जो उन्हें पालते हैं। इसे पक्षी विज्ञान की भाषा में इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। हर पक्षी ऐसा नहीं करेगा। आप ये सोचें कि आप मतलब किसी भी पक्षी को खाना खिला दें तो वो आपके पीछे पीछे, ये सिर्फ खास कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो पंख के साथ पैदा होते हैं। ये शोध बताता है। अपनी इसी थीसिस पर लॉरेंस कॉनरैड को 1973 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। उन्होंने गीज के व्यवहार का करीबी से अध्ययन किया। वाटर बर्ड सोसाइटी के एडिटर जो हैं, उनका नाम है गोपी सुंदर, सन 98 से सारस क्रेन अध्ययन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सारस क्रेन जब तक जोड़ा नहीं बनाता तब तक अपने पालने वाले के साथ उसका लगाव पूरी तरीके से संभव रहता है और वो संभावना बन जाती है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि शोध है जो कि ये साबित करता है कि सारस को लोगों से लगाव हो जाता है। वो गीज की तरह है। आप देखें बत्तख वगैरह जो हैं, उनको अगर आप खाना देते हैं तो बत्तख
आपके पीछे पीछे चलती रहती है। ये प्रकृति है, ये नेचर है। यही वजह है कि आरिफ के मामले में भी बच्चे सारस क्रेन का आरिफ से लगाव हो गया कि वो पीछे पीछे उड़ रहा है। साइंस इसका प्रमाण है। भारत में सारस क्रेन खेतों, खास करके धान के खेतों के आसपास दिखती है। किसान भी उन्हें नहीं मारते क्योंकि पानी में भरे खेतों में धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े, चूहे, इन सबको ये सारस क्रेन खा जाता है। इसी वजह से सारस इंसानों के पास आने से अमूमन डरते नहीं हैं, बहुत करीब आ जाते हैं। दुनिया भर के कई चिड़ियाघरों में देखा गया है कि सारस क्रेन अपनी देखभाल करने वालों के करीब हो जाते हैं। एक बार ऐसा होने पर वो जंगल में छोड़ने लायक नहीं रह जाते क्योंकि अब वो बाकी सारस की तरह जंगली नहीं है, अब उन्हें आदत पड़ गई है इंसान। हाँ। अब ऐसे में क्या किया जाए? सरकार को यह सोचना चाहिए, क्या आरिफ ने जिस सारस को पाला उसे जंगल में छोड़ना समझदारी होगी? तो फिर क्या आरिफ और इस सारस को जोड़ी जो है उसको फिर से मिला देना चाहिए, या ये समझदारी होगी? जानकार इस पर अपना दिल और दिमाग दोनों लगाए हुए हैं क्योंकि फैसला लेना आसान बात नहीं। एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ इंसानियत है। लेकिन इस मसले पर राजनीति भी बहुत हो रही है। जैसे समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस मामले पर लगातार मोहम्मद आरिफ का साथ दिया है और उन्होंने इस पर एक सियासी मोड़ भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको आरिफ के सारस से इतनी दिक्कत है तो आपको और लोग जो कि इस तरीके के जानवर पाल रहे हैं या उन्हें दाना खिला रहे हैं उनसे भी दिक्कत होनी चाहिए। पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है, सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? ये केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिलकर के आ गया। आरिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप ये जो क्रेन है सारस क्रेन, इससे आप जाकर के मिले, सारस से दूर रहकर आपने क्या महसूस किया है आरिफ? सारस से दूर होकर बहुत परेशान हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। अगर एक दोस्त से जुदा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं। और जब से वो वन विभाग घर से लेकर गई है हमारे सारस को, जो मेरा दोस्त था, तब से अभी भी हम घर नहीं गए हैं। आरिफ, सारस से आप मिले, हमने उन तस्वीरों में देखा, तो आपको देख करके उसका रिएक्शन क्या था? कुछ तो हमको देखने को मिल रहा है, कुछ चीजें वीडियो में शायद नहीं आई होंगी, तो अगर आप बताना चाहें। जैसे ही हमको देखा, हमने बोला हेलो दोस्त क्या हाल है, तो तुरंत पहचान लिया उसने, और उछलने लगा, तड़प रहा था, वहां हमसे मिलना चाह रहा था। वो बाहर निकलकर उसको शायद ऐसा लग रहा होगा कि अब आरिफ आ गए हैं, वो 15-20 दिन से कैद है, तो हो सकता है आज बाहर हमको निकाल के कहीं ले जाएं घुमाने या कुछ, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि वाइल्ड लाइफ का नियम है, जू का कुछ नियम है जिसका प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए बस जितना हमको मिलने का टाइम दिया गया उतने ही मिले, उसके बाद वापस आ गए। आपको वहां प्रशासन के लोग क्या बता रहे हैं? बीच में ये खबर आई थी कि उसने खाना पीना छोड़ दिया है, तो अब वो शुरू किया है कि नहीं, क्योंकि अभी भी वो एक एनक्लोजर में ही है। वहां उसको एक छोटे से पिंजड़े में कैद किया गया है। कोई पिंजड़े में कैद होकर कैसे ठीक हो सकता है? जी आरिफ, देखिए, हालांकि ये लगाव और ये प्यार और ये स्नेह तो हमने देखा, दुनिया ने देखा आपका और सारस क्रेन का, लेकिन शायद आप भी इस चीज से भली भांति परिचित होंगे कि सारस क्रेन एक पालतू जानवर नहीं है, एक पालतू पक्षी नहीं है, उसको आप घर में नहीं रख सकते। उसकी जगह जंगलों में ही है, उसकी जगह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही है। तो इस लिहाज से आपको नहीं लगता है कि यही होना उचित था? नहीं, उसको हमने घर में नहीं रखा था, वो सिर्फ मेरा एक दोस्त था और रहता वो जंगल में ही था। जब उसका दिल करता था, भूख लगता था, तो मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता था, वो खाना खाता था, फिर अपने परिवार में जंगल में चला जाता था। आरिफ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि सारस के साथ अब क्या हो? नहीं, उसको जिस तरह क्वारंटीन खत्म हो गया तो उसे आजाद कर देना चाहिए और मेरी यही दरख्वास्त है, उसको आजाद कर दे। किसी जो है
पश्चिम बिहार में उसे शिफ्ट कर दें, जहां वो पहले जैसी जिंदगी जी सके। अगर उसका दिल करेगा, अगर वो आना चाहेगा, तो फिर जहां उसको शिफ्ट किए रहेंगे वहां से उड़कर वो अमेठी आ सकता है। आपने आरिफ अभी ये बोला कि ये जंगल में ही था और आपसे बस मिलने आ जाता था, तो मैं बस सोच रहा हूँ ये आपसे पूछ दूं, आपका घर जंगल से कितना दूर है? जंगल मेरे घर से थोड़ी दूर पे है, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पे। तो आरिफ, आप चाहते हैं कि सारस को वापस शिफ्ट कर दिया जाए? कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में ढेर सारे पश्चिम बिहार हैं, कहीं भी शिफ्ट कर दिया जाए। तो आप जहां मिलने गए उस सारस क्रेन से, आपके विचार से आपको लगता है उसको ठीक से रखा गया है, वहां पर उसकी देखभाल हो रही है? नहीं, वहां पे वो एक पिंजड़े में है वहां पे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो पिंजड़े में कैद करना हमारे हिसाब से सही नहीं है। बाकी जो नियम होगा उसको हम भी फॉलो करेंगे। तो जो मैं समझ पा रहा हूं आरिफ, आपका ये कहना है कि सारस क्रेन को एक जगह बांध के ना रखा जाए, उसको जंगल में छोड़ दिया जाए कि फिर वो जहां जाना जाए अपना चला जाए। जी जी, जैसे आम तौर पर सारस रहते हैं उसी तरह जो है वो भी रह सके, या कहीं ढेर सारे सारस हो उनके बीच ले जाके उसको रिलीज कर दिया जाए, जैसी मतलब नियम कानून जो हो उसी हिसाब से। तो आप जो सारस से मिले हैं वहां वो किस कंडीशन में था? जहां पे है एक पिंजड़े में वो कैद है, उसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ अकेला वही है। आरिफ, अखिलेश यादव से लेकर के वरुण गांधी सब ट्वीट कर रहे हैं इन तस्वीरों को। इससे पहले भी अखिलेश यादव जो हैं वो आपसे मिलने भी आए थे जब सारस क्रेन अमेठी में आपके साथ था। आपको लगता है ये मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक होता चला जा रहा है? नहीं, राजनीतिकरण इसको मत बोलिए, ये सब लोग सपोर्ट में हैं उस पक्षी को आजाद कराने की, कि उसको आजाद कर दिया जाए। जैसे पहले जी रहा था अपने हिसाब से, जब उसका दिल करता था उड़ता था, जब उसका दिल करता था जहां जाता जाता था, वैसे ही फिर आने जाने लगे जहां उसका दिल करे। थोड़ा सा अपनी दोस्ती के बारे में बताइए आरिफ, कि आपको ये कब मिला सारस क्रेन, और किस तरीके से आपका साथ इसके साथ बना? ये 1 साल पहले हमको खेत में मिला था, इसका पैर टूटा हुआ था, इसका हमने इलाज किया था। इलाज करने के बाद फिर ये जंगल जाता और जब इसका दिल करता हमसे मिलने आ जाता। आरिफ, आप राज्य सरकार या अथॉरिटीज जो हैं उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि उससे अगर क्वारंटाइन जब खत्म हो जाए उसका, जब जू के डॉक्टरों को लगे अब वो ठीक है, तो उसे कहीं भी किसी भी बर्ड सेंचुरियन में जाके रिलीज करते हैं। एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब वो आपसे मिला तो उसके रिएक्शन में आपने कोई चीज नोटिस की, कुछ अलग? तुरंत पहचान गया वो, उछलने लगा। मैंने उसे उड़ने के लिए बोला तो उसी पिंजड़े में उड़ने लगा, मैंने उसे उछलने के लिए बोला तो उसी पिंजड़े में उछलने लगा। तो ये सारस क्रेन से अब आपका, जब आप साथ में थे उसके बाद ये कितने दिन का समय हो गया है अलग हुए हुए, और क्या बिल्कुल वैसा ही एहसास हुआ जैसे कि पहली बार मिले थे? 21 तारीख को वो मेरे यहाँ से ले जाया गया था, जो हमारे घर के पास खेत है उसी खेत में था। 21 तारीख को ले जाया गया, 21 तारीख के बाद आज पहली बार मिलने का मौका मिला था हमको। मेरा आखिरी सवाल आरिफ, अब फिर कब मिलने आएंगे आप अपने मित्र से, दोस्त से? नहीं, क्वारंटीन में कौन मिल सकता है, क्वारंटीन खत्म हुआ था परसों, तो कल हम गए थे मिलने के लिए। अभी हमने कहा दोबारा कब आ सकते हैं, तो बोले कम से कम 15-20 दिन बाद आइए। हम से सर 2-3 दिन में आ जाए, तो वहाँ डॉक्टर साहब बोले नहीं मिल सकते अभी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के 2 साल के दौरान, चाहे शहर हो या गांव, आप या आपके पड़ोस में रहने वाले लोगों के घरों का दरवाजा आशा कार्यकर्ताओं ने खटखटाया होगा। कोविड का सर्वे हो या महामारी से बचाव की जानकारी या टीकाकरण को प्रोत्साहित करने का काम हो, हमने वो तमाम तस्वीरें देखी। लोग जब टीका नहीं लगाना चाहते थे और कह रहे थे हम मर जाना पसंद करेंगे, यही आशा कार्यकर्ताएं थीं जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के लोगों तक जा रही थी, पहली कड़ी थी। लेकिन अपनी मांगों को लेकर वो कई बार हड़ताल पर जा चुकी है। सरकार आश्वासन का झुंझुना थमा देती है हर बार, लेकिन होता कुछ नहीं। देखिए अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट।
ये मध्य प्रदेश की हजारों आशा उषा कार्यकर्ताओं की हुंकार है। महीने भर से ये हड़ताल पर हैं। देवास में 1400 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। उन्होंने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। यानी कि आज 22वां दिन है हम लोगों को सरकार के सामने हड़ताल करते हुए, लेकिन सरकार को कोई सुनवाई नहीं आती है। जैसे कि ये भैंस है, इनके सामने बीन बजा रहे हैं लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस हड़ताल से आगर मालवा के अर्जुन नगर कॉलोनी में रहने वाली गजाला बी जैसी गर्भवती महिलाएं परेशान हैं। मंगलवार को गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाता है। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य केंद्र तक लिस्ट नहीं पहुंची, इसलिए टीका नहीं लगा। अब गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर परिवार चिंतित है। मुझे नहीं, अगले महीने टीका लग गया था मार्च में, और मुझे अप्रैल में टीका लगने का था। तो पिछले 1 महीने से कोई आशा कार्यकर्ता मेरे पास नहीं आई और मेरे को यही नहीं उन्होंने कि टीका लगना है। तो मुझे चिंता हो रही है, जैसे फिक्र हो रही बच्चे की कि कोई नुकसान नहीं या परेशानी नहीं। कोविड से पहले भी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता जैसे कई काम इनके ही जिम्मे हैं। देश को पोलियो मुक्त बनाने से लेकर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने में ये अहम है। कई मायनों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सबसे बड़ी कड़ी। लेकिन तकलीफ ये है कि सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि ये स्वयं सेवक हैं। इन्हें तनख्वाह नहीं मानेदा मिलता है, वो भी कई महीनों की देरी से। सरकार से हमारी 15 मांगे, लेकिन अभी हमारी 2 मांगे हैं। हमें परमानेंट किया जाए और हमारा वेतन किया जाए। जैसे आशा सुपरवाइजर का 15,000 रुपया किया जाए और आशा का 10,000 रुपया वेतन दिया जाए। डिलीवरी में जाते हैं तो वहाँ भी ना तो हमें सोने बैठने की व्यवस्था रहती है, कुछ खाने पीने में सब बात में हमें कठिनाई आती है। और गांव में हर बात का सर्वे मांगते हैं, और पंचायत में भी अगर कुछ काम आता है तो वो भी आशा से ही करवाया जाता है। किसी भी बात का अगर कोई भी सर्वे हो तो वो आशा से ही करवाया जाता है, और उसका कोई वेतन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। सर, हमें जैसे कि 2,000 रुपये मिलते हैं, उसमें हमारी पूर्ति नहीं होती और काम का मिलता है हमें पैसे। जैसे डिलीवरी ले जाते हैं तो 300 रुपये मिलते हैं। जैसे 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 काम रहता है वैसे वैसे पैसे मिलते हैं हमें। तो आपको और क्या क्या काम करना पड़ता है? अभियान के दौरान हमें सर्वे दिया जाता है। अगर हम सर्वे नहीं करते हैं तो हमें क्या कहते हैं कि तुम्हारे 2,000 रुपये काट लिए जाएंगे। कोरोना काल में काम किया हमने, टीवी का सर्वे किया, कुष्ठ रोग का सर्वे किया, ये जिसके बाद आयुष्मान में रात को 8-8, 9-9, 12-12 बज गए हमें। शाजापुर जिले में आशा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से बुधवार को मिली। सरकार एक बार फिर वायदा कर रही है। स्वभाव क्या मांग करना, अपनी मांग रखते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर मांग को हमारे मांगे प्राथमिकता पर लेते हैं, और जहाँ पर महिलाओं की बात होती है वहाँ तो बड़े गंभीरता से वो विचार करते हैं। लाखों हजारों ये मेरी बहना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में महिलाओं के लिए पिटारा खोला हुआ है। विपक्षी दल कांग्रेस के भी सरकार में आने पर अपने वायदे हैं। दावे और वादे के बीच की जो दूरी है वो किसी से छिपी नहीं। मध्य प्रदेश में हर 1400 नागरिकों पर एक आशा या उषा कार्यकर्ता काम कर रही हैं, यानी अपनी क्षमता से 50% ज़्यादा। उनकी मांग है कि उन्हें 10,000 रुपये वेतन प्रति महीने मिले, इसके साथ ही स्थायी नौकरी मिले। लेकिन सरकार का कहना है कि उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा, यानी अतिरिक्त सिर्फ 1,000 रुपये प्रति महीना। मध्य प्रदेश में अपने सहयोगी सुनील, अरविंद, जफर मुल्तानी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।